एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 23 जनवरी का डेली न्यूज एनालिसिस हम शुरू करेंगे विद द पिक्चर जिसका नाम है बिजनेस एज यूजुअल। और ये पिक्चर है स्काई रिजॉर्ट ओली की, जहां पर पर्यटन एक अच्छा पर्यटन स्थल बन करके उभरा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, लोग यहाँ पे एंजॉय करने जा रहे हैं। है ही पहाड़ों पे अच्छा इलाका है ओली का, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी वहां जा चुके हैं। बट शेयर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि कुछ आप देखेंगे ये कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर है। मतलब पास ही 6 किलोमीटर की दूरी पे जोशीमठ में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, हम सब जानते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से। और साथ ही साथ औली में लोग पर्यटन को एंजॉय करने के लिए, वहां के इलाके को एंजॉय करने के लिए पहुंचे हैं। ये भी अपने आप में एक समझने वाली बात है कि एक इसका प्लस प्लस साइन है और एक माइनस साइन है। एक तरफ कॉन्ट्रास्ट है आपस में कि जिंदगी चलती रहती है, बिजनेस चलता रहता है और चीजें होती रहती हैं। बट कभी कभी हमारी इकोलॉजी में ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से कितने कितने नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, ये भी हमें समझने वाली बात है। तो ये पिक्चर वर्थ शेयरिंग थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर करी। अब आगे बढ़ते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज पे, जो है हमारे लॉ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में। So Rijidu endorses former High Court judge's view that top court hijacked the constitution. So हमारे जो दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस RS सोढी, उनके इंटरव्यू के आधार पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसको समझते हैं। In a sign of escalating tension between executive and judiciary, Union Law Minister on Sunday said the majority of people had same view मतलब यही विचार है, अच्छा विचार है majority of लोगों में। क्या? Similar to the one expressed by the retired high court judge। और ये उसी सिमिलर स्टेटमेंट के बराबर, सिमिलर का मतलब उसी की तरह है जो व्यू एक्सप्रेस किया है हमारे सुप्रीम हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईजैक कर रखा है द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिसाइडिंग टू अपॉइंट जजेस बाय इटसेल्फ। मतलब संविधान को हाईजैक कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने और जजेस का अपॉइंटमेंट वो खुद करने लग रहे हैं। तो इस पावर को हाईजैक किया हुआ है। और उसको सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि ये बात, इस बात को हाईलाइट किया उन्होंने कि एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज इस बात को कह रहा है, और उसको उन्होंने कहा कि वॉइस ऑफ द जज है ये। और साथ ही साथ मिस्टर सोडी ने ये बात भी बोली कि ये पहली बार ऐसा है, बट आई फील द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हाईजैक द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर हाईजैकिंग दे सेड दैट दे विल अपॉइंट द जजेस। कि हम अब उन्होंने हाईजैक किया पावर को और अब वो खुद जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो समझते हैं कि एक्चुअली उन्होंने कहा क्या। ओनली पार्लियामेंट विल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ही, सॉरी, सिर्फ पार्लियामेंट ही या हमारी उन्होंने कहा ओनली पार्लियामेंट विल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ पार्लियामेंट ही संविधान में परिवर्तन कर सकती है। बट हियर आई फील द सुप्रीम कोर्ट हैज फॉर द फर्स्ट टाइम हाईजैक द कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर हाईजैकिंग दिस दे सेड वी विल अपॉइंट जजेस आवरसेल्फ एंड गवर्नमेंट विल हैव नो रोल इन इट। मतलब सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अब से जजेस का अपॉइंटमेंट करेगा, ऐसा दिख रहा है। और उन्होंने संविधान की जो पावर है, जो संविधान में चेंजेस करने की जो पावर है पार्लियामेंट की, उसको भी हाईजैक किया है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो पावर्स है उनको भी अंडर कंट्रोल लिया, ऐसा लग रहा है उनके इंटरव्यू स्टेटमेंट से। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब क्योंकि सारे अपॉइंटमेंट अगर आप देखें संविधान के आधार पे, तो वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे होते हैं। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट देखें तो वो करता है राष्ट्रपति, और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका फाइनल अपॉइंटमेंट वहां का गवर्नर या राज्यपाल करता है। तो सरकार का रोल तो है ही अपॉइंटमेंट में, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फिलहाल जो कर रखा है उससे ऐसा लग रहा है कि पावर हाईजैक हुई है। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट्स आर नॉट सबसर्वियंट टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे नहीं आते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। एंड हाई कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट बॉडीज ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। वो अब स्टेट्स की रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट बॉडीज है रिस्पेक्टिव स्टेट्स की। नाउ व्हाट्स हैपनिंग, हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटिंग हाई कोर्ट जजेस। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। एंड वेयर डू सुप्रीम कोर्ट जजेस कम फ्रॉम, और ये आते कहाँ से हैं? तो मतलब हाई कोर्ट, ऑब्वियसली हाई कोर्ट से आने वाले जो आगे बढ़ने वाले जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और इस तरीके से गवर्नमेंट के
इंटरवेंशन और गवर्नमेंट के सपोर्ट के अपॉइंटमेंट के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं। तो जो वो कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ ही जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। और साथ ही साथ अगर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि कृपाल सिंह को लेकर के, और आज भी इसका एक आर्टिकल आया हुआ है, तो दो जजेस को लेकर, दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस को लेकर और बेंगलुरु का हाई कोर्ट के जजेस थे शायद, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उनके नामों को डिस्क्लोज किया और ये भी कहा कि गवर्नमेंट ने उनको उनका नाम सेलेक्ट करने के लिए क्यों मना किया है, सबको डिस्क्लोज किया आर्टिकल में। तो एक तरीके का लड़ाई ओपन होकर के आ गई है। जो डिस्प्यूट चल रहा था वो ओपन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि एक्चुअली उनको क्यों अपॉइंट नहीं किया है, उनके कारण भी दिए गए हैं। तो उस चीज को ये हाईलाइट करना है कि अब सब कुछ सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आता हुआ सा लग रहा है, या फिर वो पावर को हाईजैक करके अपने पास रख रहे हैं ना। वॉइस ऑफ अ जज, उन्होंने कहा जो हमारे लॉ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि वॉइस ऑफ अ जज है। रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इट इज इट्स सक्सेस। पीपल रूल्स देमसेल्फ थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड मेक लॉज। आवर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। मतलब हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और संविधान सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। तो इस बात को उन्होंने हाईलाइट किया। और साथ ही साथ वो ये भी कहते जा रहे हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट जो जिन नामों की वजह से डिस्प्यूट शुरू हुआ, जो 2 दिन पहले डिस्कस भी हो चुका है, कि सौरभ कृपाल जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनको लेकर के हुज गे स्टेटस वाज ऑब्जेक्टेड टू सोमेश शंकर सुदर्शन, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, इनको लेकर के, और जॉन सत्यान जिसको मद्रास हाई कोर्ट, सॉरी बेंगलुरु नहीं, मद्रास हाई कोर्ट के जो जज थे, उनको के नाम को लेकर के पहले से जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके स्टेटस, जो इनके पर्सनल स्टेटस है, उससे हमें राब्ता नहीं होना चाहिए। हमें उनके प्रोफेशनल लेवल से के आधार पे, जो संविधान के आधार से सही भी है, उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। ये मुद्दा अभी कुछ दिन पहले उठा था। नाउ इसके बाद इस घटना के साथ ही साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के स्टेप को, एक जो रीजनल लैंग्वेजेस का स्टेप है, उन्होंने हमारे सीजीआई ने कहा कि हमें जो लोकल भाषाओं में भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को, जो वर्डिक्स होते हैं, उनको पब्लिश करना चाहिए ताकि आम जनता तक हम पहुंच सकें। इसको सुप्रीम कोर्ट, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया और उसको काफी अपलॉड या फिर अप्रेज भी किया है। Now उन्होंने कहा unless we reach out our citizens in a language that they can understand, the work we are doing is not reaching out to 99% of the people. तो ये कह रहे हैं कि हमें उनकी लोकल भाषाओं में भी अपने वर्डिक्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट होते हैं, उन्हें पब्लिश करना चाहिए, जिससे वहां के लोगों से हम कनेक्ट कर पाए और वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, उनके वर्डिक्ट्स की इम्पोर्टेंस को समझ पाए। तो इस बात को हमारे पीएम साहब ने बहुत ही बहुत प्रेज किया, और साथ ही साथ उसको जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे लॉर्ड्स, मतलब तारीफ करी उस चीज की जो स्टेप लिया गया। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज है हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेटा को लेकर के, जिसमें काफी बड़े चेंजेस हुए हैं, और उस चेंजेस से हमें क्या समझना है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहला आर्टिकल जीएस2 के पर्पज से इम्पोर्टेंट था, ये आर्टिकल हमारे जीएस3 के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, और कुछ चीजें और भी है समझने वाली। तो कह रहे हैं कि एग्जिम डेटा रिवाइज, एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा जो अभी तक हम देख रहे थे वो रिवाइज हो गया है। ट्रेड डेफिसिट नैरो, मतलब ट्रेड डेफिसिट कम हो गया। डेफिनेटली अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा को चेंज करेंगे तो डेफिसिट या तो बढ़ेगा या घटेगा। डेफिसिट का मतलब होता है कम होना, ठीक है, माइनस का नंबर। तो उन्होंने कहा ये माइनस का नंबर नैरो हो गया है, कितने, $10 बिलियन से नैरो हो गया है। अब समझते हैं इस न्यूज को। एक्सपोर्ट बिटवीन अप्रैल एंड नवंबर नाउ पेग्ड 298.3 बिलियन, जो अप्रैल और नवंबर का डेटा है लास्ट ईयर का, वो इतने से कम हो गया, ऑलमोस्ट 12 बिलियन हायर देन द इनिशियल एस्टिमेट, जो पुराने एस्टिमेट से ज्यादा है। और इंपोर्ट बिल जो था 493, जो 1.7 बिलियन अप है, मतलब सारे जो नंबर कम थे उनको उठा दिया गया, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो गया है। अच्छा, ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे का मतलब किसने किया? तो ये जो सोर्स ऑफ डेटा है वो है CEIC का, जिसको हम कहते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, इन्होंने ये डेटा रिलीज किया है। समझने वाली बात हमारे लिए क्या है, बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, कि इकोनॉमिस्ट जो है, जो एक्सपर्ट्स है, वो कह रहे हैं दैट सच वाइड वेरिएशन इन डेटा आर अनयूजुअल, ये डेटा जो चेंजेस हुए बहुत ही अनयूजुअल हैं, एंड मेक इट डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, स्पेशली व्हेन अ क्रिटिकल फोकस एरिया फॉर द इकोनॉमी इज मैनेजिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। वो कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि डेटा बिल्कुल अनयूजुअल है, रियल नहीं लग रहा है, जिससे हमें पॉलिसीज बनाने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ हमारा टारगेट है करंट अकाउंट डेफिसिट को नीचे लेकर के आना, वो हम कैसे लेकर के आएंगे जबकि डेटा सही नहीं है? या तो पहले का डेटा सही नहीं होता,
या बदल करके आया होता, या अब जो आया है उसको हम माने तो इस बीच में वो कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो हम करना चाहते हैं, जो टारगेट है वो हिट नहीं हो पाएगा। ना फ्यूल्ड बाय राइजिंग इंपोर्ट्स एंड नेट फियर्ड स्लो डाउन इन एक्सपोर्ट अमिड अ ग्लोबल रिसेशन। वो कह रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन की जो सिचुएशन अभी चल रही है उस केस में जो परिवर्तन लाए गए हैं ये हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में गड़बड़ कर सकता है, और साथ ही साथ जो हमारा कैड का टारगेट है नीचे लेके आने का, उसके नंबर्स को भी लाने में हमें दिक्कत हो सकती है, ऐसे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। अच्छा, अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हमारे लिए समझने लायक हैं कि सितंबर नाउ मार्क्स द वर्स्ट मंथली ट्रेड डेफिसिट 29.23। जो सितंबर लास्ट ईयर का है उसका ट्रेड डेफिसिट था 29.23। अच्छा, ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम है और इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है, बस इतनी सी बात है। जब हमारा एक्सपोर्ट जो है कम होगा और इंपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारे व्यापार में घाटा होगा, जिसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो एज पर द अर्लियर डेटा जुलाई 22 वाज रेकन टू हैव द वर्स्ट गुड ट्रेड डेफिसिट। मतलब जुलाई में 22 में बहुत सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट था जो 30 बिलियन के लमसम था। बट इट्स इंपोर्ट विल हैव सब्सिक्वेंटली स्केल डाउन, और हमारा इंपोर्ट भी कम हो गया था, तो कुछ राहत की सिल्वर लाइनिंग थी वहां पर। नाउ अब क्या हो रहा है, वाइल एक्सपोर्ट्स हैव बीन रेज्ड बाय 2.1, एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया गया। नाउ कंसीक्वेंटली जुलाईज डेफिसिट इज नाउ पेग्ड एज 25.6। जो हमारा नंबर था 30 बिलियन के जगह जो हमारा कह रहे हैं कि जो डेफिसिट था अब वो भी हमारा 25.6% के 25.6 बिलियन डॉलर के लमसम आ गया है। मतलब जो हमारा डेफिसिट था उसको आपने नैरो कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हमारा डेफिसिट कम है। अच्छा, अगर इसकी पॉलिटिकल स्टंट पे जाएं जो हमारे जरूरी नहीं है, आप देखते हैं जान रहे हैं कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं, तो अगर ये सरकार कहती है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो उस केस में सवाल जवाब हो सकते हैं, और साथ ही साथ अभी बजट का सेशन आने वाला है, तो बजट के सेशन में सवाल पूछे ही जाएंगे, वो ग्रिल किया जाएगा कि कैड क्यों इतना ज्यादा है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि ये समझने वाली बात है कि नवंबर सितंबर बाय मिस्टेक अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का जो डेटा है, जब फेस्टिव सीजन था तो एक्सपोर्ट काफी अच्छा था, उसके बाद डिप हो गया, और अब सब समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन भी आ रहा है। लेकिन इनके ऊपर, सरकार के ऊपर बजट सेशन में कोई ग्रिलिंग ना हो, इसकी वजह से इन नंबर्स को चेंज किया गया। ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये समझने की जरूरत नहीं भी है, पर मैं आपको एक विजन दे रही हूँ। बट अब क्या हुआ है, सारा डेटा पब्लिश करना किसके हाथ में है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के हाथ में, सीईआईसी के हाथ में। तो उन्होंने अब डेटा को रिवाइज करके हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया। अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हमें नंबर से मतलब नहीं है, हमें ये समझना है कि कैड क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, और वो हमारे पेपर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। बट ये भी समझना जरूरी है कि अगर सरकार ऐसे नंबर चेंज करती रही तो आपको इकोनॉमी का रियल पिक्चर कभी नहीं मिल पाएगा, आपको हमेशा फेक पिक्चर मिलेगा। ये भी समझने वाली बात है ना। वो कह रहे हैं कि पॉलिसी कैसे इफेक्ट होगी, द ट्रेड नंबर्स इन्फ्लुएंस द करंट अकाउंट डेफिसिट ट्रेजेक्टरी। मतलब उसका जो एरिया है ना कैड का, ये जो ट्रेड के नंबर्स अगर आप बदलते हो तो कैड का जो एरिया है वो भी इफेक्ट करता है, और साथ ही साथ आपके जो जो नंबर्स है, एविडेंस बेस्ड नंबर्स हैं, वो कंप्लीटली यहाँ वहां हो जाते हैं, जैसे आपकी जो इकोनॉमी में डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ाहट होती है होगी ना। क्वेरीज अबाउट द, उसके ऊपर जो सवाल किया गया कॉमर्स मिनिस्ट्री से, तो उनकी तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इकरा ने भी ये चीज बोली थी, इकरा एक रेटिंग एजेंसी है, उसने भी कहा था कि जो नंबर में डिस्क्रिपेंसीज हैं जिसकी वजह से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और क्यूमुलेटिव डेटा जो है रिविजन, अकाउंट्स फॉर रिविजन, उससे क्या हुआ है कि जो पिक्चर है वो उतनी क्लियर होकर के नहीं आई है। ठीक है, इन रिपोर्ट और नवंबर में इकरा ने भी इस बात को हाईलाइट किया था कि जो नंबर्स है वो उसमें डिस्क्रिपेंसी है। अच्छा, अब देखते हैं कि एक्चुअली कुछ चीजें जो हाईलाइट की गई हैं इस आर्टिकल में वो पढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एन आर्टिकल ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इन इट्स लेटेस्ट बुलेटिन। आरबीआई का हमेशा एक बुलेटिन रिलीज होता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी करके, वो अभी उनकी वेबसाइट पे है, आप जाके देख सकते हैं। 180 पेज का की रिपोर्ट है, आप पढ़ सकते हो, अपने मतलब की बात निकाल सकते हो। उसमें इन्होंने बोला था कि हैज एल्यूडेड टू द करेक्शन इन ट्रेड नंबर्स। आरबीआई ने ट्रेड नंबर्स को ठीक करने के लिए कहा, उसमें इंडिकेशन दिया है उस रिपोर्ट में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, while referring to the merchandise trade deficit reaching on all time high 83.5 पहुंच चुका था merchandise deficit, और एंड द करंट अकाउंट इज राइजिंग टू 4.4% जीडीपी इन द सेकेंड क्वार्टर। तो जब सरकार को ये लगा कि नंबर्स बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं तो उसमें करेक्शन किया गया। नाउ अब समझने वाली बात क्या है कि कैड और ट्रेड डेफिसिट का इम्पैक्ट क्या है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि
इन दिसंबर बुलेटिन, जो दिसंबर का बुलेटिन था, उसमें हमारे आरबीआई ने कहा कि जो नेक्स्ट एक्सपोर्ट है, कंट्रीब्यूशन टू एग्रीगेट डिमांड, जो मतलब जो विश्व की जो जरूरत के हिसाब से जो डिमांड पैदा होती है उसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, उसको भी समझेंगे। वो नेगेटिव था Q2 का। और इंपोर्ट ग्रू फास्टर, और इंपोर्ट भी बढ़ रहा था, जिसके लिए उन्होंने कहा था कॉशन, एक हमें रास्ता निकालने की जरूरत है इस गैप को कम करने की। तो दो बातें हैं, एक तरफ तो उन्होंने कहा कि अपनी जो अभी आर्टिकल निकला है उसमें कहा कि करेक्शन की जरूरत है ट्रेड नंबर्स में, पहली बात कही अभी की बुलेटिन में आरबीआई ने। और लास्ट मंथ की आरबीआई बुलेटिन में उन्होंने कहा कि हमको अपनी एग्रीगेट डिमांड को स्टिमुलेट या फिर मेंटेन करना चाहिए इंपोर्ट के नंबर्स के आधार पे, क्योंकि इससे क्या है, हमारा जो डिमांड के हिसाब से हमारा इंपोर्ट भी कम हो जाता है, तो जो ठीक है। पर अगर इंपोर्ट ज्यादा है और डिमांड कम है तो हमारी कैड और ट्रेड डेफिसिट हमेशा बढ़ता हुआ सा दिखाई देगा। ये आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। पर जो चेंजेस थे वो जो अभी हुए हैं, आप देखेंगे कि बड़े बड़े चेंजेस यहाँ आपको दिख रहे हैं। रिवीजन में पूरे बड़े बड़े चेंजेस को यहाँ रखा गया है, जो बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स है एज पर द इकोनॉमिस्ट, जो कह रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग में इनको दिक्कत हो सकती है। अच्छा, अब समझते हैं हमारे मतलब का पॉइंट क्या है कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, इज अ टर्म यूज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब जो आप देखिए देश के अंदर जो है, जो काम हो रहा है, जो भी इकोनॉमी है, उससे कहते हैं माइक्रो, ऐसे समझ लीजिए। और देश के बाहर जो चीजें अफेक्ट करती हैं, चाहे वो डिमांड हो, सप्लाई हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी, वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो छोटे लेवल पे जो स्टडी हो रही है वो माइक्रो है, देश के अंदर या स्टेट्स के अंदर। और जो देश के बाहर की इकोनॉमी से इफेक्ट होता है वो कहलाई जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो ये टर्म यूज होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में टू डिस्क्राइब टोटल डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, जो डिमांड उन चीजों की जो हमारे देश में बनाई जा रही है, इंक्लूडिंग कंज्यूमर गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल। मतलब हमारे देश में जो चीजें बनाई जा रही हैं उनकी वैश्विक लेवल पे डिमांड को कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको समझते हैं। सी का मतलब हुआ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी का मतलब हुआ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फाइनली होता है एक्स माइनस एम, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अगर आप जीडीपी का फॉर्मूला निकाल के देखेंगे ना तो भी आपको ऐसे ही मिलेगा। तो जीडीपी में भी होलसम जो भी चीजें हमारे देश की बॉर्डर के अंदर या देश की जो फ्रंटियर्स हैं, जितने भी फ्रंटियर बॉर्डर देश के अंदर चीजें जो बनाई जाती हैं उनके टोटल आपको कहते हैं जीडीपी। और यहाँ पे भी वही चीज बोली जा रही है कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन सबको जोड़ो और एक्सपोर्ट में इंपोर्ट को घटा दो तो हमें मिल जाता है एग्रीगेट डिमांड। अब ये प्री में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फॉर्मूला तो नहीं कभी, लेकिन पूछा गया है, मुझे याद है फॉर्मूला पूछा गया है। तो इस डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए और जहां से आप इकोनॉमी के नोट्स बना रहे हैं उसको रेफर कर लीजिए। मैंने आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, इसको अपने हिसाब से आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नाउ अब उसके बाद सवाल उठता है, जो ये हैंड रिटन नोट्स मुझे मिले हैं, बहुत बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैं आपको सारा नहीं बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। सबसे पहले उसमें कहा जा रहा है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या चीज है वो समझते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, तो उसको भी समझ लें करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले समझने की बात है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, तो याद करिए, अगर ध्यान दीजिए कि जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो सारा पैसा कभी भी एक बार में आपको पेमेंट नहीं मिलती है, और कभी भी सारा पैसा आप दूसरे देश को एक बार में पेमेंट नहीं होती है। कुछ ना कुछ बैलेंसिंग चलती है, क्योंकि जब बड़े बड़े अमाउंट, सपोज करिए $270 बिलियन की बात हो रही है, तो वो एकदम से आपकी पेमेंट में, आपके अकाउंट में नहीं आ जाता है, एक टाइमलाइन के साथ ही आता है, 2 महीना, 3 महीना, साल भर। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर्मूला। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब पेमेंट्स का बैलेंस अभी है, कुछ कैपिटल अकाउंट में है और कुछ करंट अकाउंट में है और कुछ हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में है। एकदम से सारी बैलेंस शीट क्लियर नहीं हो जाती है, ये फाइनेंस की बात हो गई। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा जो वैश्विक लेवल पे जो भी व्यापार होता है उसमें हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नंबर्स को समझने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझना जरूरी है। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं आईएएस के लेवल से वो उसको समझ रहे होंगे और समझना भी चाहिए ना। करंट अकाउंट उनका होता है जो व्यापार करते हैं। क्या करंट अकाउंट का मतलब हो गया, बहुत सारे ट्रांजैक्शन, बहुत सारा व्यापार का लेखा जोखा वो करंट अकाउंट में नोट होता है। कैपिटल अकाउंट में हमारी एसेट्स कोट होती हैं। करंट अकाउंट में हो गया चालू खाता,
मतलब जो आपके ट्रांजेक्शन दिन में, महीनों और सालों में जो व्यापारी के अकाउंट होते हैं, उसे कहते हैं करंट अकाउंट। हर देश का करंट अकाउंट भी होता है। कैपिटल का मतलब होता है आपकी एसेट्स का अकाउंट, कि आपके पास कितनी बिल्डिंग्स हैं और साथ ही साथ आपके पास आपके सर के ऊपर कितना डेट है, कितनी उधारी है, वो सारी हमारी कैपिटल अकाउंट में नोट की जाती है। और फाइनेंशियल अकाउंट भी इन्हीं कैपिटल और करंट अकाउंट का एक भाग होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंट को मत देखिए, सिर्फ दो चीजें ध्यान रखिए, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कैपिटल का मतलब हुआ कि जो आपके पास प्रॉपर्टी अभी है और जितनी उधारी आपके सर पे है वो जोड़ करके, और जो भी आपका व्यापार में पैसा आया और गया उसको जोड़ करके बनता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि व्यापार में क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो लेखा जोखा है वो एकदम से कभी क्लियर आउट नहीं होता है। कुछ पेंडेंसी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स में एरर होती है, क्योंकि वो सरकार तो कर नहीं रही है। सरकार किसके मार्फत करती है? इंडस्ट्रियलिस्ट के मार्फत। जो भी व्यापार होता है वो इंडस्ट्रीज करती हैं, और इंडस्ट्री से जो पैसा मिलता है वो सरकार के पास जाता है। ठीक है, उनके राजकोष में जाता है। तो उसके उसके डीलिंग को कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन करना, या ट्रेड अकाउंट या ट्रेड डेफिसिट को मेंटेन करना। तो जो पैसे में कमी हुई, ज्यादा हुई, राइट, व्यापार आपका कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो आपका बनेगा ट्रेड डेफिसिट। और करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब हुआ कि जो आपका व्यापार का जो लेखा जोखा हो रहा है, जितना आपने बेचा, जितना आपने खरीदा, उसमें जो कमी आती है उसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। और ट्रेड डेफिसिट करंट अकाउंट का 80% भाग होता है। कुछ चीजों को छोड़ के भी देख लेंगे। तो ट्रेड डेफिसिट जो है करंट अकाउंट का 80% भाग होता है। मतलब अगर व्यापार आप में आपका इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो ट्रेड डेफिसिट होगा। और ये करंट अकाउंट का बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि करंट अकाउंट से हम समझ रहे हैं कि चालू खाता है, जो भी आप व्यापार करते हो साल दर साल वो करंट अकाउंट में जुड़ता जाता है। और इससे क्या होता है, अगर आपके करंट अकाउंट में गैप ज्यादा होगा, और आप अपनी पॉलिसी में पैसा कहाँ से लगाओगे? क्योंकि आप जितना एक्सपोर्ट बढ़ाओगे तो आपके पास पैसा आएगा, उस पैसे को आप करंट अकाउंट में लेके जाओगे, अपनी करंट कैपिटल अकाउंट का जो डेट है उसको पे कर पाओगे, अपनी पॉलिसीज के लिए पैसा पे कर पाओगे। जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, जैसे हम डिफेंस की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रफाइल हमने लिया, कोई भी हमने डिफेंस के लिए इक्विपमेंट किया, कोई भी जो हम आपके मिसाइल्स होती हैं इनको खरीदते हैं, उनका पैसा आप पे कर पाओगे। तो करंट अकाउंट की इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि अगर जितना पैसा आपकी पॉकेट में होगा तो उसी हिसाब से आप कैपिटल को मेंटेन कर पाओगे, डेट को पे कर पाओगे और अपने डेफिसिट को कम कर पाओगे। और पॉलिसीज तो है ही, आपको अपनी देश के लिए पॉलिसीज बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो वो भी आप बना पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आती है सारी हमारी कैलकुलेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। अच्छा, अब समझते हैं कि एक्चुअली बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या चीजें काउंट होती हैं। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, जिसको आगे चल के ट्रेड डेफिसिट समझते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या क्या चीजें आती हैं, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो हमारा बनता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब ध्यान दीजिएगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके दो भाग है, मैंने आपको बताया, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दो भाग है। और करंट अकाउंट की भी फर्दर डिवीजन है, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि जो व्यापार घाटा है वो सिर्फ हमारे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के नंबर से निकल करके आता है, और ट्रेड डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट का बड़ा भाग बनाता है। सिर्फ डेफिसिट ही नहीं होता है, अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो आपके पास सरप्लस होने की भी चांसेस होते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस या करंट अकाउंट सरप्लस। हम समझते करंट अकाउंट डेफिसिट इस केस में है क्योंकि डेफिसिट ज्यादातर केसेस में होता है, पर अगर आपके पास इंपोर्ट की घटना कम है और एक्सपोर्ट की घटना ज्यादा है तो आपके पास सरप्लस भी होगा। ठीक है, सो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इस टॉपिक को और इवॉल्व करके समझ सकते हैं जहां से आप इकोनॉमिक्स के नोट बना रहे हैं। मेरी समझ से प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, इसको समझना जरूरी है। अब चलते हैं आगे की न्यूज पे। ये न्यूज आ रही है यूएस से, जहां पर गनमैन जो एक व्यक्ति ने 10 लोगों की मृत्यु को के घाट उतार दिया, जिसमें से किल्स 10 ड्यूरिंग लूनर न्यू ईयर फेट इन यूएस। तो ये घटना है फ्रंट लाइन पे और फ्रंट पेज पे भी आई हुई है, तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, जहां पे मास शूटिंग की वजह से 10 लोगों की मृत्यु हुई, या फिर उनको मृत्यु के घाट उतार दिया गया। नाउ समझने वाली बात वहां पे ये है कि कल एक आर्टिकल आया था जिसके ऊपर, जो मैंने आपको डिस्कस भी किया है अपने एडिटोरियल में, जो न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर है, जो रिजाइन कर रही हैं अब।
तो उनके समय पे सबसे बड़ा चेंज ये हुआ उस देश में, न्यूजीलैंड में, कि उन्होंने जो आर्मामेंट्स पॉलिसीज है या गन पॉलिसी को लेकर के बहुत बड़े नियम बनाए। और अमेरिका में जो ये घटनाएं हैं, मास शूटिंग वाली जो घटनाएं हैं, वो इतनी ज्यादा होती हैं कि तब भी यूएस में इसको लेकर के कोई लॉ नहीं बनाया गया अभी तक। और न्यूजीलैंड जैसे छोटे देश ने वहां के जो एक शूटिंग हुई थी वहां उनके देश में, जिसमें 51 लोग मारे गए थे मस्जिदों में, तो वहां उस घटना को लेने के बाद वहां जो मिस आर्डन है, वहां की प्राइम मिनिस्टर अभी हैं, 7 फरवरी को हटेंगी, तो उन्होंने काफी अच्छे नियम बनाए। तो क्यों यूएस क्यों नहीं ऐसी कोई रूलिंग बनाता या कोई नियम लाता जिससे ये सब बंद हो सके। तो इस पर्पज से ये आर्टिकल सब पढ़ने वाला है। डिटेल अभी इसका जब और एनालिसिस आएगी तो उसको हम समझेंगे। नाउ नेक्स्ट न्यूज है हमारी लोकायुक्ता की, जिसमें ये है तो ब्रीफ में, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये कैसे न्यूज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेकर के आ रही है, उसको समझते हैं। कि लोकायुक्ता प्रोविंग ग्राफ्ट केस तो अगेंस्ट आदेश गुप्ता सेस AAP। तो पर समझने वाली बात यहाँ पे ये कि लोकायुक्ता होता क्या है, न्यूज में अगर ना भी जाए तो समझे कि लोकायुक्ता क्या है। सो लोकायुक्ता ऑल्सो लोकायुक्त इज एन एंटी करप्शन ऑम्बर्ट्समैन का मतलब होता है कि समस्या का समाधान देने वाला कोई थर्ड पर्सन जो दो पार्टीज के बीच में प्रॉब्लम को सॉल्व कराता है। ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन स्टेट ARC के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने जो मोरारजी देसाई के हेडिंग में या फिर जिन्होंने हेड किया था उसके अंदर बना था, सबमिटेड a स्पेशल इंटरिम रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ रिड्रेसल सिटीजंस ग्रीवियंस इन 1966। उन्होंने इसको प्रमोट किया था, आगे लेकर के आए थे। इन दिस रिपोर्ट ARC रिकमेंडेड the setting up of two special authorities designated as Lokpal and Lokayukta for the redressal of citizens grievances। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है प्री के पर्पस से कि लोकायुक्ता क्या है, लोकपाल क्या है, इसको कभी मिस मत करिएगा। इसके सवाल पहले भी बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। तो ये न्यूज का पोटेंशियल था, ये है तो अपने लिए अगर कोई स्पेशल न्यूज नहीं है। ग्राफ्ट केस क्या है शायद ना पूछा जाए, पर लोकायुक्ता पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। The Lokayukta along with the Income Tax Department and the Anti-Corruption Bureau mainly helps people bring corruption amongst the politician and officers in the government for service to public attention। मतलब जो भी भ्रष्टाचार के केसेस को हाईलाइट करता है लोकायुक्ता। और लोकपाल बनाने का भी मेन कारण यही है कि जो सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस हैं उनकी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए लोकपाल का गठन करने की रिक्वायरमेंट है हर स्टेट में, और ये नियम भी बन चुका है। तो ARC को जरूर पढ़िएगा अपने अपने मेंस के पर्पज से, ARC इंपॉर्टेंट है, और प्री के पर्पज से लोकायुक्ता भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। स्नेक कैचर्स फ्रॉम असम मेक जनरल हिस्ट्री। सो ये कह रहे हैं कि जो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एन इंडियन एयरफोर्स एम्प्लॉय चित्रा बी तमांग ऑटोमोबाइल डीलर मथुरा नाथ डे इलेक्ट्रिशियन बप्पी मजूमदार, इनको ये हाईलाइट करते हुए कह रहे हैं कि ये गुवाहाटी के एयरपोर्ट वर्कर हैं और जिन्होंने काफी सारे सांपों को रेस्क्यू किया है, उसको ये हाईलाइट करते हुए आर्टिकल लिखा गया है। एक मतलब उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है इस केस में। सो समझने वाली बात यह है कि जो नाम यूज हुआ है इस आर्टिकल में वो बेंगलीज कुकरी स्नेक का नाम लिया गया है और कोबरा का नाम लिया गया है। कभी कभी ये जो टाइप्स है ना स्नेक के, ये भी पूछे जाते हैं और कुछ बैकग्राउंड भी लेते हैं। So a few week ago, they entered the pages of Reptile and Amphibians, a leading scientific journal में इसका नाम छपा था, और उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि बहुत वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट वर्कर है, वो अधिकतर करके वहाँ के सांपों को पकड़ने काम करते हैं, और बहुत बड़ा स्टेप है, और इसको हाईलाइट करके आर्टिकल लिखा गया है। समझते ये है कि एक्चुअली ये ग्रे कुकरी स्नेक, जो कुकरी स्नेक जो इसको बोला बेंगलीज कुकरी स्नेक का नाम लिया गया, वो क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड में पाया जाता है, और ये नॉन वेनेमस होता है, इसमें जहर नहीं होता। While public at large have little knowledge about the snakes, with all such reptiles considered venomous, banded kurki is often misconstrued as venomous common कारित snake and hence are killed। और इसमें जहर तो होता नहीं, पर डर के मारे लोग इसको मार देते हैं। तो ये सब प्री के पर्पस से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। साथ ही साथ कोबरा का नाम भी आया है। तो कोबरा किस फैमिली का है, क्या क्लास है, ऑर्डर क्या है, सब ऑर्डर आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और ये जो वल्नरेबल IUCN की लिस्ट है उसमें वल्नरेबल नंबर पे आता है, थ्रेटेंड है, और व्यू में आता है। ये मुझे गूगल से मिला है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। हाँ, ये वेनेमस होता है और काफी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वेनेमस स्नेक है, और काफी जहरीला भी होता है, हम सब जानते हैं। और इसके काटने से 30 मिनट के अंदर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये गुड टू नो है। साथ ही साथ ये हमारे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में इसका कवरेज ज्यादा है।
इट इज सोल मेंबर ऑफ जेनस ओफियोफेगस का सोल मेंबर है, ठीक है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे साइट्स करके एक चीज मेंशन हुई है, तो मैंने कहा उसको भी समझ लेते हैं। साइट्स का मतलब है शॉर्टर नेम फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशी फॉर ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसका कन्वेंशन कहा जाता है वॉशिंगटन कन्वेंशन, और ये आईयूसीएन के बाद पिक्चर में आया और इसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। और ये आईयूसीएन की तरह ही एक इसका रेटिफिकेशन किया गया है, उसको उसको 1975 में लागू भी कर दिया गया, और इसकी 124 पार्टीज में देश लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। और ये भी जानवरों के इलीगल खरीदने बेचने या फिर इसको प्रोटेक्ट, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट करने में ये काम करता है। सो इसको आप देख लीजिए। और इट इज एन एम टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इन स्पेसिमेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्लूड अंडर साइट्स। तो साइट्स का नाम भी पहले पे ये पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी एट रिस्क फ्रॉम मोड मूव टू क्लीन एनर्जी। वो कहना चाह रहा है आर्टिकल कि हम सब चाहते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री का जो मैसेज है कि वो 2070 तक नेट जीरो एमिशन के नंबर्स तक पहुंचना चाहते हैं, पर उसके लिए हमको जो अपने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए तो क्या करना है, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज के आधार पे चीजों को करना है। पर वो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारा जो 60% उधारी है माइनिंग सेक्टर में ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो सबसे ज्यादा 60% बैंकों से लिया गया है, जो नॉन फॉसिल फ्यूल नहीं, फॉसिल फ्यूल पे आधारित है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा परसेंटेज भी एमिशन बेस्ड सोर्सेज पे आधारित है। तो कैसे आप नेट जीरो की तरफ बढ़ोगे? और अगर बढ़ते भी हो तो उसके लिए आपको बड़ा पैसा चाहिए। वो कहना क्या चाह रहे हैं, इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर इज हाईली एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ द इकोनॉमी ट्रांजिशनिंग फ्रॉम बीइंग लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी। मतलब क्लीन एनर्जी तक जाने के लिए हमको पैसा भी चाहिए, और फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत सारा पैसा फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी में फंसा हुआ है। तो एकदम से आप नेट जीरो पे कैसे पहुंचोगे? आपको ऑर्डरली ट्रांजिशन की जरूरत है, ग्रेजुअली आपको पहुंचने की जरूरत है, और पहुंचोगे भी तो आपको पैसे की भी जरूरत है, कम से कम $30 ट्रिलियन की, जिसमें अभी मैंने कहीं आर्टिकल में भी देखा था, जिसमें मेंशन कर रहे हैं कम से कम $30 ट्रिलियन की जरूरत है इस पूरे चेंज को होने में। वो कह रहे हैं कि बाय 2030 उन्होंने ये भी अनाउंस किया इंडिया ने कि ऑल्सो अनाउंस प्लान्स टू सोर्स हाफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी नीड्स फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। अब उसको कैसे टारगेट करेंगे, उसका कैसे पहुंचेंगे? वो कह रहे हैं कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर, और उसको कंप्लीट करने के लिए वो कर क्या रहे हैं कि वो अपने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को लेकर के आ रहा है इंडिया। और साथ ही साथ इंडिया आरबीआई एक्सपेक्टेड टू लॉन्च 5 एंड 10 ईयर ग्रीन बॉन्ड को लेके आएगा, जिससे $40 बिलियन का जो है पैसा हमारे सरकारी खाते में आएगा, जिसको इससे नेट जीरो और जीरो एमिशन के टारगेट को पहुंचने में आसानी, अचीव करने में आसानी होगी। और इसके साथ ही साथ वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो डेट की भी परसेंटेज ज्यादा है, ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी पैसा सरकारी खजाने में आता है और इन सारे बड़े बड़े सेटअप में लगता है, वो सारा कैश थोड़ी ना होता है, डेट के आधार पे होता है। और तभी वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर पे, इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर पे बहुत बर्डन है, बैंक से पैसा लिया हुआ है, बाहर से पैसा उठाया हुआ है, तो वो सारा नॉन फॉसिल फ्यूल पे आधारित ही है। तो नॉन फॉसिल फ्यूल पे जाने के लिए आपको अपने आउटस्टैंडिंग डेट को पूरा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे बर्डन बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा, और आपको धीमे धीमे पहुंचने के लिए समय लगेगा और पैसा भी लगेगा। इसलिए इस आर्टिकल का नाम उन्होंने लिखा है कि इकोनॉमी एट रिस्क फ्रॉम मूव टू क्लीन एनर्जी। और क्लीन एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपको बड़े बड़े रोड़े हैं हमारे सामने, जिसको हमें फेस करना पड़ेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 22, कोल्स शेयर इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मिक्स विल बी डिक्रीज टू 50%। मतलब कोल पे आधारित हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का तरीका है, उसको 50% तक कम करना पड़ेगा, जो करंट कॉन्ट्रीब्यूशन 70% है। मतलब हम कोयले से ही सारी एनर्जी बनाते हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जो एक्सपर्ट है उन्होंने कहा, द फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ इंडियन बैंक एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर लॉकिंग द कंट्री इनटू अ मोर पॉल्यूटिंग, मोर एक्सपेंसिव एनर्जी सप्लाई। क्योंकि इतना पैसा लगा हुआ है इस इंडस्ट्री में, कोल के साथ साथ, ऑयल एक्सप्लोरेशन के साथ साथ, और एनर्जी के उत्पादन में, तो वो हमारे जो डेटर्स हैं, जो पैसा जो हमको दे रहे हैं, सॉरी, हमारे जो लेनदार हैं, वो चाहते हैं कि हमारा देश और ज्यादा पॉल्यूशन में लॉक हो जाए। क्योंकि तभी तो, जब हम कोल से ही सारी एनर्जी बनाते हैं, तो ग्रीन एनर्जी तक पहुंचने में समय भी लगेगा, उससे क्या होगा, पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट होगा, जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने का टारगेट है, वो भी अचीव होने में टाइम लगेगा। कंसिक्वेंटली इंडिया हैज मच हायर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कार्बन सोर्सेज देन वर्ल्ड एवरेज डिस्पाइट। और हम जो विश्व के एवरेज से ज्यादा कार्बन को उत्सर्जित करते हैं बिजली बनाने में। तो ये सारी चीजें आर्टिकल में हाईलाइट हो रही हैं, जो हमारे
GS1 के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और GS3 के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक न्यूज आई है कि पर्सनल पे नाम से, जिसको हम इसमें लिखा हुआ है MSP। एक MSP को तो हम जानते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, पर ये MSP अलग है। पर्सनल पे टू एड्रेस डिस्पैरिटी बिटवीन ब्रिगेडियर्स मेजर जनरल। तो मेजर जनरल ब्रिगेडियर के लेवल को जो उनकी पे गैप को देने के पर्पज से 14,900 प्रपोज किए थे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ध्यान दीजिएगा कि टू एड्रेस अ लॉन्ग पेंडिंग इशू ऑफ रिड्यूस पे बिटवीन रैंक ऑफ ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल, a personal pay of 14,900 has been proposed to be the added to the later it has been learned। तो ये चीज उनको दी जाएगी उनके पे गैप को कम करने के लिए। और MSP is paid to service personnel for the unique hardship that face in the line of duty and was introduced in the 6th pay commission। मतलब जो ये उन लोगों के लिए है जो पर्सनल सर्विस पर्सनल के लिए है, जो यूनिक हार्डशिप जो देख रहे हैं उनकी समस्याओं को कम करने के लिए। और ये 6th पे कमीशन ने प्रपोज किया था, उसको सरकार दे रही है। तो ये MSP जो टर्म है इसको मत भूलिएगा, और इसको आप ऐड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि DGCA ने कई सारे नियमों को चेंज किया है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी के कुछ रिकमेंडेशन थे उसको नहीं मान करके उन्होंने कुछ जबरदस्त चेंज किए हैं कैबिन क्रू को लेकर के, एयरपोर्ट के चेंजेस को लेकर के। हमारे लिए पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, समझने वाली बात यह है कि DGCA क्या है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन का जुड़ा हुआ अटैच्ड ऑफिस, मतलब ऑलमोस्ट उसके साथ लगा हुआ ऑफिस है, मतलब इतनी स्ट्रांग उसकी पावर है। और DGCA इज द रेगुलेटरी बॉडी इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन प्राइमरली डीलिंग द सेफ्टी इश्यूज। ये मैंने उनकी वेबसाइट से लिया है, आप भी जाके डबल चेक कर सकते हो। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन फॉर एन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस और टू फ्रॉम विद इन द इंडिया एंड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सिविल रेगुलेशन। जो भी नियम कायदे कानून सिविल एयर रेगुलेशन में बनाए जाते हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में, वो DGCA ही बनाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और उसके रीजनल ऑफिस कई जगह है, आप इसको जाकर के इनकी पावर्स को चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी। वो क्या है? मिनी रत्ना कंपनी है, कैटेगरी 1 की पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, और साथ ही साथ इसको 95 के पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया था, और ये नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का मर्जर करके इसको एक संस्था बनाया गया था। द मर्जर ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ ऑन द ग्राउंड एंड एयर स्पेस इन द कंट्री। तो मतलब इन दोनों को मिला करके संस्था को बनाया गया था। साथ ही साथ जो मर्जर किया गया वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाने, अपग्रेड करने, मेंटेन करने, सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिहाज से इसको गठित किया गया था। तो ये मत भूलिए कि AAI क्या है, मिनी रत्ना कंपनी है और पब्लिक सेक्टर कैटेगरी 1 की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। साथ ही साथ कुछ उसके फंक्शंस भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि प्रोविजन ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन एड्स, जो ILS, DVOR, DME रडार को यूज करते हैं, और साथ ही साथ विजुअल एड्स का भी प्रोविजन एयरपोर्ट अथॉरिटी बनाती है। कुछ दिन पहले मैंने अपनी डेली न्यूज एनालिसिस में इन विजुअल एड्स को शेयर किया था कि वो कौन कौन से विजुअल एड्स होते हैं, एड्स होते हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी शेयर करती है। क्योंकि न्यूज आई थी कि नेपाल का जो एयरपोर्ट है ना, जहां पर वो भी घटना घटी थी येती एयरलाइंस की, वहां पे विजुअल एड्स थे ही नहीं, तो नेविगेशनल टूल्स थे ही नहीं, तो कैसे कोई एयरपोर्ट कोई प्लेन लैंड ना करता, क्रैश ना करता। और लैंड करते वक्त वहां पे कोई भी आसपास लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं है उस एयरपोर्ट में, अभी नया बना है, और इसकी वजह से घटना घटी, ऐसा कह सुनने में आ रहा था। तो इसलिए मैंने अपनी डेली न्यूज एनालिसिस में शेयर किया था, आप भी इसको गो थ्रू एक बार कर सकते हैं और इसको चेक करिए कि एक्चुअली वो कौन कौन से विजुअल एड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। प्री के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। साथ ही साथ AAI कंट्रोल करती है, मैनेज करती है इंडियन एयर स्पेस एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द कंट्री एज एक्सेप्टेड बाय ICAO के द्वारा। हमारा जो इंटरनेशनल ट्रैफिक कंट्रोल है CAOO, ये संस्था है, यही करती है ICAO। इसकी टेरिटोरियल लिमिट्स को भी गवर्न करने का काम जो देश के हिसाब से, अपने प्रदेश के हिसाब से, वो काम भी AAI का है। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है और काफी समय से है, जिसमें हमारे जो ग्रेट निकोबार के 100 सिविल सर्वेंट्स ने लेटर लिखा है हमारे प्रेसिडेंट को, और उन्होंने कहा है कि जो हमारी सरकार है जो ग्रेट निकोबार में कंस्ट्रक्शन करना चाह रही है उसको रोकिए, वो सही नहीं है। उन्होंने इस लेटर को लिखा है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल फॉरेस्ट डाइवर्जन है इन रिसेंट टाइम। मतलब वहां के कुछ जंगलों को डाइवर्ट करने के लिए कहा गया है, जो वहां के प्रोजेक्ट, क्यों कहा गया है, क्योंकि वहां 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने की बात है जिसको सरकार ने अप्रूव कर दिया है। और वहां के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वहां की इकोलॉजी
इकोलॉजी के हिसाब से, वहाँ के जो इन्वायरमेंट को देखते हुए उन्होंने लेटर हमारी प्रेसिडेंट मिसेस मुर्मू को लिखा है कि द प्रोजेक्ट थ्रेटन्स टू डिस्प्लेस एक्सट्रीमली वल्नरेबल शोम्पेन ट्राइब, वहाँ की जो शोम्पेन ट्राइब है उसको खतरा है, वो कहाँ जाएंगे, एज वेल ड्राइवर ऑन द सिग्निफिकेंट ब्लू द इकोलॉजी ऑफ द आइलैंड। तो शोम्पेन ट्राइब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिलती है, ग्रेट निकोबार में। वैसे अंडमान निकोबार की कई ट्राइब्स पहले भी पूछी गई है प्री में। अब आते हैं टॉपिक पे कि आप देखेंगे कि अंडमान ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ इलाके में जो ऊपर आधा उसको हटा दें अगर, जो 10 डिग्री चैनल से डिवाइड होता है, अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से डिवाइड होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल भी पूछा गया है। तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा अंडमान का है, नीचे वाला हिस्सा हमारा निकोबार का है, जिसमें से जो ग्रेट निकोबार का हिस्सा ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी पिक्चर को हम ध्यान से देखते हैं। ये मोंगा बे से मुझे मेरा एक वेबसाइट है जिसमें आप देखेंगे जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ये ऑरेंज वाला पार्ट, ये सारा जंगलों का इलाका है, यहाँ पे शोम्पेन ट्राइब रहती है, इसे खतरा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो और इसके साथ गलाथिया गलाथिया नेशनल पार्क भी यहाँ पे ग्रेट निकोबार में है। ये सवाल प्री में पूछा जा सकता है, सो इसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और प्री के और मेंस के हिसाब से अब देखते हैं कि लेटर लिखा है तो हमारी प्रेसिडेंट इस पे क्या स्टेप लेती हैं, उसको आगे भी हम एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एक कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूज है कि चाइना में 13,000 नए केसेस लॉग किए गए हैं, जिसमें 19 लोगों की डेथ हुई है कोविड के नंबर्स को लेकर के। ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ पेरू में जो माचू पिच्चू है उसको क्योंकि वहां पे डिस्प्यूट चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है सरकार के खिलाफ, तो जो माचू पिच्चू जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको बंद किया गया है और एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट वैसे क्योंकि बढ़ रहा है उसको, इसलिए वहां के इस जगह को बंद कर दिया गया है ना। समझने वाली बात क्या है कि माचू पिच्चू वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये इनकन एम्पायर की जो है सिंबल है, और आप देखेंगे कि कई बार जो है इसको हाईलाइट भी किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम पे, बहुत समय से है, और ये 450 एडी में बनाया गया था। माचू पिच्चू वाज डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984, ठीक है, एंड नेम वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स। 2007 में जो न्यू 7 वंडर्स में भी इसका नाम लिया गया था। एंड माचू पिच्चू इज अ प्लेस ऑफ इमेंस हिस्टोरिकल कल्चर एंड टूरिस्ट वैल्यू। तो इसको अभी फिलहाल के लिए बंद किया गया क्योंकि पेरू में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं एंटी गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि सोमालिया में कुछ जैसे कि अल शबाब के अटैक वहां पे हुए, एक विंडो न्यूज है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि सोमालिया को हम मैप में आज देख लेते, तो आप देखेंगे कि अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पर ये पड़ता है। इसका लोकेशन ये है इक्वेटर के जस्ट ऊपर सोमालिया का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और पास से अगर देखेंगे तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं जिसमें इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया, सिर्फ 4 नाम आते हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है ये देश जिसका नाम है सोमालिया। मोगादिशु इसकी कैपिटल है और पास में गल्फ ऑफ एडन दिख रही है, इंडियन ओशन सामने हमें दिख रहा है। और साथ ही साथ ये क्योटो इक्वेटर के ऊपर का इक्वेटर इसके ऊपर से होकर के जाती है। पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कई सारे इंडियन ओशन से यहाँ निकलने वाले जहाजों में, पानी के जहाजों में अटैक भी कर देते हैं यहाँ के जहाँ के लोकलाइट्स, जो यहाँ पे क्या कहते हैं उनको, जो समुद्री डकैत होते हैं, वो यहाँ पे अक्सर वो घटना जो घटती है वो यहीं घटती है। जैसे ही कोई शिप यहाँ से मूव होता है ये उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। इससे पहले बहुत सारी न्यूज भी आई हैं, तो उस हिसाब से हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्री में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश में 4 देश आते हैं। और इसकी जुड़ी हुई जो और भी घटनाएं हैं मेंस में पूछी गई है पहले समुद्री डकैती के ऊपर, वो यही घटना घटित होती है। आई होप आज का डेली न्यूज एनालिसिस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको फायदा पहुंचाएगा आपकी तैयारी में। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू कमेंट मी बैक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट डेली न्यूज एनालिसिस में बहुत जल्दी, तब तक तैयारी करते रहिए।